हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी का कोर्स और उसका फिफ्थ पार्ट, जो सिलेबस का जो फिफ्थ पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अब जो वीडियो होने वाले हैं वो थोड़े से बड़े होंगे, तो आप सारे के सारे वीडियो पूरे देखना। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका कोर्स थोड़ा जल्दी कराने का ट्राई करूंगा, तो मैं अब एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक जो है वो कवर करूंगा। ठीक है, तो आज का जो इसके अंदर प्लानिंग टेक्निक्स जो फिफ्थ टेक्निक है उसके अंदर जो टॉपिक कवर होंगे, प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, स्पेशल स्टैंडर्ड, रीजनल सर्वे, प्लान प्रिपरेशन टेक्निक्स। जी हाँ दोस्तों, ये 4 टॉपिक हम इसके अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया की। प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया रेफर्स टू द पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग प्लान एंड पॉलिसीज टू गाइड द कंट्री इकोनॉमिक, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग विच कैन बी ट्रैक टू इट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो दोस्तों, प्लानिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि इंडिया में किस टाइप की प्लानिंग प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती है, कैसे इंडिया में जो है पूरा का पूरा एक प्लानिंग होती है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद इंडिया में जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग हिस्ट्री है उसके बारे में हम जानते हैं, है ना। क्या एस्पेक्ट्स हैं? पहला जो जनरली इंडिया में प्लानिंग होती है वो आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है 5 ईयर प्लान। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अडोप्टेड ए मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग दैट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोवियत यूनियन। द कंट्री इनिशिएटेड a series of 5-year plan with the first plan starting from 1959. These plans aim to promote economic growth, reduce poverty and address social inequality. As my knowledge update in September 2021, India was the 12th 5-year plan. तो दोस्तों, सबसे पहले इंडिया में जो प्लानिंग होती है वो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग प्लानिंग, जो सारी की सारी जो प्लानिंग हो रही है वो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। 1951 से ये प्लानिंग चालू हुई, जिसके अंदर मेजरली जो है पॉवर्टी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल इनइक्वलिटीज़ हो गया, ये सारे के सारे मुद्दे हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं हम नीति आयोग, इंडिया में जो प्लानिंग करता है या नीति बनाता है उसे नीति आयोग बोलते हैं। इन 2015 द इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। पहले, इससे पहले कौन सा क्या होता था? प्लानिंग कमीशन। आप याद रखेंगे कि इंडिया में जो है अभी क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग सर्व एज थिंक टैंक एंड पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी विच फॉर्मुलेट्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। तो इंडिया में मेजरली काम कौन करता है? नीति आयोग काम करता है। Decentralized planning. In addition to central planning, India also encourage decentralized planning at the state and local levels. State and union territories in India formulate their own development plan based on their specific needs and priorities. तो इंडिया में जैसा कि आपने देखा कि एक तो अपने पास जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक होती है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे आपके स्टेट यूपी की अगर बात करें तो यूपी में मुख्यमंत्री कौन है? योगी, और सेंट्रल में कौन है? मोदी जी, है ना। तो अब मोदी जी ने कोई योजना बनाई, उसको अलग हट के योगी जी भी कुछ योजना बना सकते हैं। जैसे कई बार अपन देखते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना, आगे पढ़ेंगे भी हम इस बारे में, तो मुख्यमंत्री आवास योजना हो गई आपकी। इस टाइप की जो योजनाएं बनाई जाती है वो स्टेट के स्तर पे, यूनियन टेरिटरीज के स्तर पे अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे हम प्लान डेवलप कर सकते हैं। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल जस्टिस एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस प्लान्स एम टू प्रोवाइड द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, जो गरीबी है वो नीचे मिले, सोशल जस्टिस सबको मिले, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। तो ये कुछ जनरलाइज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेक्टरल फोकस की अगर मैं बात करूं, इंडियन प्लान्स ऑफन हैव सेक्टरल फोकस सच एज एग्रीकल्चर, इंडियन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आपने देखा होगा कि बजट आता है तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट आता है, इंडस्ट्री के लिए अलग से बजट आता है, एजुकेशन के लिए अलग से बजट आता है, हेल्थ केयर के लिए अलग से बजट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट आता है। तो हर एक का एक प्लान होता है, की टारगेट्स होते हैं जो कि अलोकेट रिसोर्स के अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का क्या पार्टिसिपेशन है? प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। Public sector enterprises play a significant role in implementing planned objectives, but there is also growing emphasis on public-private partnership to encourage private sector participation in various development projects. तो मान लीजिए सरकार ने कोई हाईवे डिसाइड किया कि हम एक हाईवे बनाएंगे, मान लीजिए यूपी से लेके जो है आपका कोलकाता तक एक हमें पूरा का पूरा एक हाईवे कॉरिडोर बनाना है। तो अब इसके अंदर जो है वो दोनों गवर्नमेंट काम करेगी, पहली चीज़ है ना। सेंट्रल हाईवे का जो काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन वहाँ पर हमें पब्लिक की जो ज़मीन है गवर्नमेंट लेके देगी, उसे कोई प्राइवेट ओनर डेवलप करेगा और उसके ऊपर जो पब्लिक है ना, पब्लिक क्या करेगी उसके ऊपर आप टोल लगता है, हाईवे से जाते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है उसे हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जी हाँ दोस्तों, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इनकरेज करती है वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में
किसका, प्राइवेट ओन मतलब प्राइवेट जो है प्लेयर्स हैं वो उसके अंदर आएँ, ताकि उनका भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे और काम भी अच्छे से टाइम पर कंप्लीट हो जाए। Evaluation and mid-course corrections. Periodic evaluation of planning programs are conducted to assess progress and make necessary mid-course corrections. अब जैसे मैंने आपको कई बार बोला है कि जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी AI बहुत तेज़ी से आ गया, लास्ट के कुछ टाइम में जो है AI का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो अब मान लीजिए आपने कुछ प्लान किया था 20 सालों में, अब AI की मदद से वो जो है अगले 12 सालों में कंप्लीट हो सकता है या 10 सालों में ही कंप्लीट हो सकता है। तो आप वहाँ पर रुक कर उसका वापस इवेल्यूट करेंगे और उसके लिए नए रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करेंगे और चैलेंजेस को देखेंगे। अगला, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. इंडिया प्लानिंग अप्रोच हैज इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड द प्लानिंग प्रोसेस, मेक इट मोर मार्केट ओरिएंटेड, ओपन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें सेंट्रल लेवल पे जब हम प्लानिंग करते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहरी पैसा, जिसे हम फॉरेन FII बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो हमारे इंडिया में पैसा क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर लिबरलाइजेशन, उनके लिए टैक्सेस में कुछ छूट देनी पड़ेगी, उनके लिए हमें कुछ जगह में छूट देनी पड़ेगी एरिया वाइज, तो वो यहाँ पर आएंगे, गवर्नमेंट की मदद करेंगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ से वो अर्न करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया को अगर हमें मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच को आजकल हम अपनाने लगे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बात है, ये पॉइंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आजकल हम लोग क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल और कल्चरल, है ना, एक पॉइंट और आता है इसमें कल्चर, इन तीनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीन चीज़ें होती है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और कल्चर, है ना, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और कल्चर। तो हमें इस टाइप से डेवलपमेंट करना है कि वहाँ का एनवायरमेंटल भी ख़राब ना हो, वहाँ का कल्चर भी बना रहे और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी वहाँ पर देखने को मिले। इस पूरे को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आराम से ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपके बहुत काम का होने वाला है। Digitalization technology. The Indian government is increasingly leveraging digital technology and data analytics in the planning process. Initiatives like Digital India aim to use technology to improve governance, service delivery and data ड्रिवन डिसीजन मेकर। तो आजकल इंडिया में आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है, कि जो भी हम डिसीजन मेक कर रहे हैं वो डेटा, मतलब उसके पीछे कहीं ना कहीं डेटा है कि हाँ इतने लोगों ने इस चीज़ को पहले यूज़ किया है, तो हम एज ए गवर्नमेंट इसको हम एज ए पॉलिसी में इसको ला देते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं प्लानिंग में। अगला टॉपिक है इसी में स्पेशल स्टैंडर्ड्स। स्पेशल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। ऑफन रेफर्ड एज द स्पेशल डेटा स्टैंडर्ड्स, जियो स्पेशल स्टैंडर्ड्स आर सेट टू गाइडलाइंस स्पेसिफिकेशन दैट हाउ डिफाइन जियोग्राफिक और स्पेशल डेटा should be collected, stored, processed and exchanged. These standards are essential for ensuring special data is consistent, interpolable and usable across various system application and organizations. तो स्पेशल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कि हम एक स्पेशल डाटा जो है, जियो स्पेशल डाटा, वहाँ की मार्किंग, वहाँ का क्या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, उन सबको इस टाइप से कलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लानिंग प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाते हैं। आगे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, देखिए। सबसे पहला आता है डेटा कंसिस्टेंसी। Special standard help maintain consistency how geographic data is collected and represented. They specify the format, unit and scales used to ensure that data is accurate and meaningful. अब देखिए क्या होता है कि हर जगह पर जो आप सैटेलाइट से कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जगह जो डेटा है वो एक ही फॉर्म में होता है। जैसे आप प्लॉट की बात करते हैं, आज की तारीख में जो प्लॉट होता है वो अपन जनरली किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर फीट में, है ना। पहले इसकी बहुत अलग अलग यूनिट थी कि स्क्वायर मीटर में, एक बीघा में भी अलग अलग, किसी में 17,000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट होते थे, किसी में 13,000 स्क्वायर फीट होते थे, है ना। तो अलग अलग नाम होते थे। लेकिन आजकल क्या है, हम लोग मेजरली जो काम करने लगे हैं वो उसकी यूनिट, उसका स्केल सब कुछ फिक्स लेने लगे हैं। इंटरपोलेबिलिटी, वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज स्पेशल स्टैंडर्ड्स इज टू इनेबल डेटा इंटरपोलेबिलिटी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री ऑफन डिलीवर्स diverse tools and system to managing special data. Standards allow them to share use data seamlessly across the platform. तो इंटरपोलेबल होता है, मतलब जैसे आप क्या होता है कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, सैटेलाइट से जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कहीं पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की आप बात करें, वहाँ का डेटा है, वहाँ पर वेट जो है जनरली पौंड में मेज़र किया जाता है ना, और इंडिया में जो मेज़र किया जाता है वो किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो वो जो डेटा है वो एक फटाफट जो इंटरपोलेबल, मतलब इतने पॉइंट इजिकल टू इतने के, जो डायरेक्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो इंटरपरेबिलिटी हो जाएगी, है ना, इंटरऑपरेबिलिटी हो जाती है।
Data exchange, special data standards are particularly important. Data exchange between different entities. For example, when multiple government agency or department need to share geographic information, adherence to common standards is crucial. जब मान लीजिए अब हाईवे से रिलेटेड आपको हाईवे बनाना है, वहाँ से कितनी रेलवे लाइन गुजर रही है, तो वो स्पेशल डेटा से हमें सारी की सारी चीज़ें एट ए टाइम पता चल जाती है. जियो स्पेशल मेटा डाटा स्टैंडर्ड आल्सो कवर मेटा डाटा विच प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल डाटा सच एज इट्स सोर्स, एक्यूरेसी, डेट ऑफ क्रिएशन, यूसेज. दिस मेटा डाटा हेल्प्स यूजर अंडरस्टैंड एंड असेस द क्वालिटी ऑफ रिलेवेंस द डेटा. अब मान लीजिए कोई डेटा आपने 2019 में कलेक्ट किया था, अब उसके बाद कोविड जैसी बड़ी महामारी आ गई, अब आप उस सेम डाटा को 2023 में यूज़ नहीं कर सकते हैं. आपको वो डेटा चेंज करना पड़ेगा या वापस सर्वे करना पड़ेगा या वापस लोकेशन को हमें देखना पड़ेगा. तो उसके लिए हम मेटा डाटा का यूज़ करते हैं कि उसकी डेट्स वगैरह भी उसके अंदर मेंटेन कर देते हैं, उसकी एक्यूरेसी का हमें पता लग जाता है. Coordinate system, standard defined coordinate system and projection for representing spatial data. Commonly used standard include latitude and longitude and various local and global make projection. तो longitude और latitude के अंदर हम हमारे से प्लॉट हो गया, ज़मीन हो गई, घर हो गया, इन सबको हम latitude and longitude के अंदर प्रेजेंट करते हैं. Geospatial data formats, special standards, prescribed data formats that are commonly accepted in industry. For example, the shapefile format is a widely used standards for storing geospatial vector data. तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, शेप फाइल है. तो जियोस्पेशल का वेक्टर से रिलेटेड वेक्टर डेटा जो होता है, जिसके अंदर जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है या सिंपल डायरेक्शन के अंदर जो डेटा होता है वो शेप फाइल के अंदर फॉर्म किया जाता है. और स्पेशल कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, उन्हीं के अंदर हम इस डेटा को शेयर कर सकते हैं. टोपोलॉजिकल स्टैंडर्ड इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. जीआईएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है. जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम याद रखिएगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. Standards may specify topological rules which define the relationship between different geographic feature. This is crucial for ensuring the integrity of the data. तो ये जो है integrity of data के लिए crucial होता है. Open Geospatial Consortium, the OGC is a global organization that play a key role in developing and promoting geospatial standards. They have produced a range of standards including web map services, web feature services, geography markup language. तो कुछ ओपन जियो स्पेशल कंसोर्टियम होते हैं जो आपके जो डेटा होता है, जितना भी ज़मीन से रिलेटेड डेटा होता है, जियो स्पेशल डेटा होता है, जियोग्राफी से रिलेटेड डेटा होता है, उसको वो पर्टिकुलर मैप के रूप में, फीचर्स के रूप में प्रकट कर देते हैं. इंस्पायर डायरेक्टिव. दोस्तों अभी तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा दोस्तों. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए जो है मैं काम करता रहूं. इंस्पायर डायरेक्टिव इन यूरोप. द इंस्पायर डायरेक्टिव for special in European community sets the framework for special data infrastructure in European Union. It mandates the use of special standard for data sharing among member states. तो यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर एक ही फॉर्मेट में डेटा को शेयर किया जाता है. इंडिया में जो होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO सर्टिफाइड होता है ना, आजकल आपने देखा होगा सोना जो होता है इस टाइप से है ना, हैज अ सेवरल स्टैंडर्ड रिलेटेड टू जियोस्पेशल डाटा सच एज ISO 19915 फॉर मेटा डाटा, ISO 19136 फॉर जियोग्राफी, मार्कअप लैंग्वेज. तो कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं जो पूरी दुनिया उनको मानती है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की, इससे नीचे वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Industry specific standards. Various industry including transportation, environment management, urban planning have their own special data standard tailored for their specific needs. तो उनकी जो specific needs होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्री अपने डेटा को कन्वर्ट करती है, उसी फॉर्मेट में वो उसको यूज़ करती है. दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी के अंदर रीजनल सर्वे है. रीजनल सर्वे मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखा है, आप मेरा पुराना लेक्चर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप पढ़िए, इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको. तो दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. कंटिन्यूस थोड़ा सा मुश्किल होता है रिकॉर्ड करना, तो मेहनत लगती है और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आप है ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. रीजनल सर्वे की बात करते हैं. रीजनल सर्वे आल्सो नोन एज द रीजनल स्टडी फॉर एनालिसिस, कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन. अब ये तो ओवरऑल GIS था, वो पूरा ओवरऑल इंडिया की बात हो गई. अब हम उस पर्टिकुलर रीजन की बात करें. इस रीजन में कितने वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, कितने इसके अंदर से हाईवे जा रहे हैं, ठीक है, कितने इसके अंदर से आप बोल सकते हैं कि स्कूल्स कितने हैं, ऐसे टाइप से आप बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं. अर्बन प्लानिंग जो है, दी सर्वेज आर कंडक्टेड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग जियोग्राफी, अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल, सोशल साइंस. या सम एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनल सर्वेज. कुछ एस्पेक्ट्स हैं. पहला था जियोग्राफिक स्पेस स्कोप.
Regional surveys can cover the wide range of geographic areas from small localities such as neighborhood or town to a larger region like country, state, even entire country. The choose of scope depends on the research objective. जो भी आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप या तो एक छोटे लोकल लेवल पे या सिटी लेवल पे या पूरे स्टेट लेवल पे वो काम कर सकते हैं. डेटा कलेक्शन मेथड इन रीजनल सर्वे में इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग फील्ड सर्वे आप कर सकते हैं जा जाके, रिमोट सेंसिंग का आप यूज़ कर सकते हैं, जीआईएस का आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू का यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स का यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं. द डेटा कलेक्टेड कैन एनकम्पास ए वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन सच एज डेमोग्राफिक, लैंड यूज़, वहाँ का लैंड यूज़ कैसा है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है और सोशल फैक्टर्स कैसे हैं. इन सब के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग मेथड से. ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल सर्वे कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द डिसिप्लिन एंड गोल्स ऑफ स्टडी. कॉमन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड असेसिंग द पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ सोशल नीड एंड प्लानिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट. तो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रीजनल बेसिक सर्वे करना पड़ेगा. वहाँ पर हमें पोटेंशियल डेवलपमेंट के एरिया जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, सोशल नीड को डेवलप किया जा सकता है, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस किए जा सकते हैं, उन सब के अकॉर्डिंग हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं. Land use and land cover. Regional survey often focus on analysis of land use and land covers patterns. This involves categorizing the landscape into different types such as urban, agriculture, forested and wetland areas. Understanding these patterns is essential for land use planning and environmental management. तो आप क्या करते हो, किस टाइप का लैंड यूज़ है वहाँ पर आप, है ना, बोल सकते हैं वेटलैंड है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है ना, उस टाइप का आप लैंड यूज़ शहर के अंदर डिसाइड कर देते हो. उसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, एनवायरनमेंट को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है. एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजनल सर्वे में एक्सेस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द एरिया इंक्लूडिंग पोल्यूशन. हम लोग क्या फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो जलीय जीव जंतुओं के या नॉर्मल जीव जंतुओं के घर हैं उनको हम डिस्ट्रक्ट तो नहीं कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज में हम कुछ योगदान तो नहीं दे रहे हैं. दिस इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स. तो अगर हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट अगर पर्टिकुलर रीजन का करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे बहुत सारा धुआं निकलता है, तो वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल ऑब्वियसली बात ज़्यादा ही होगा. दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल, कानपुर का पोल्यूशन का लेवल जो है वो किसी अच्छे हिल स्टेशन के पोल्यूशन लेवल से हमेशा ज़्यादा ही होगा, है ना. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो आप नहीं कर रहे हो. इन सब का हम जो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं. इकोनॉमिक एनालिसिस. इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर में कंडक्ट रीजनल सर्वे टू एनालाइज इकोनॉमिक कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री सेक्टर, इकोनॉमिक पोटेंशियल विद इन द रीजन. दिस कैन इन्फॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. तो इकोनॉमिक एनालिसिस भी हम लोग करते हैं. अलग अलग सिटी के अंदर कितने जो है इंडस्ट्री का टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्री कितनी है ना, उनमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, उनका क्या रेवेन्यू जनरेशन है, क्या उनका ओवरऑल प्रॉफिट रहा, क्या उनका ओवरऑल लॉस रहा, है ना. पोटेंशियल रीज़न क्या क्या है, इस रीजन में किसकी खेती ज़्यादा होती है, किसकी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है. पोटेंशियल रीजन्स की तरफ हम काम करते हैं. सोशल एंड डेमोग्राफिक डाटा. डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पॉपुलेशन साइजिंग, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन लेवल्स एंड इनकम इज ऑफन कलेक्टेड टू अंडरस्टैंड द सोशल डायनामिक्स ऑफ रीजन. दिस डाटा इज वाइटल फॉर सोशल प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सोशल एंड डेमोग्राफिक डाटा भी हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, लोगों की जनरली एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने परसेंट जो है 60% से ऊपर हैं, कितने परसेंट 18 से नीचे हैं, एजुकेशन लेवल कैसा है वहाँ का, वहाँ की ओवरऑल जनरलाइज इनकम लेवल क्या है. तो इनका भी हम उस पूरे रीजन में पता लगाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन. दिस स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स एंड एक्सेसिबिलिटी विद इन द रीजन इज अ की फोकस इन सम रीजनल सर्वेज. कुछ स्पेशल सर्वे हम करते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो रीजन जो है, रीजन ए और रीजन बी के बीच कनेक्टिविटी कैसी है, क्या यहाँ पर कोई मेगा हाईवे है, क्या यहाँ पर एक अच्छी पक्की सड़क है जो टूटी हुई है, उससे यहाँ जो माल बन रहा है क्या वो यहाँ पर इजीली पहुँच पा रहा है, क्या इनके बीच में कोई रेलवे सिस्टम है. इन सब का हम सर्वे करते हैं. ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम जो कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें. अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं. रीजनल सर्वे प्लेज एंड क्रूशियल रोल इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग. दे हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज फॉर डेवलपमेंट, पोटेंशियल फॉर अर्बन एक्सपांशन एंड एलोकेटेड रिसोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज.
कहाँ कहाँ पर अर्बनाइजेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ पर हम सिटी को बढ़ा सकते हैं, तो रीजनल सर्वे से हमें ये भी फ़ायदा होता है, ये भी जानकारी मिल जाती है। पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग में ये हमेशा हेल्प करता ही है। द डाटा एंड इंसाइट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रीजनल सर्वेज आर यूज्ड to inform policy making and decision making at various level of government and within organization. They provide a basis of developing strategies and allocating resources effectively. ये क्या काम करते हैं कि पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास फंड अवेलेबल है, उसे हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। जीआईएस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कॉमनली यूज्ड रीजनल सर्वे टू कलेक्ट, एनालाइज एंड विजुलाइज स्पेशल डाटा। तो स्पेशल टाइप का जो डाटा होता है वो हमें देखने को मिलता है। स्पेशल डाटा मैंने आपको समझाया। स्पेशल डाटा क्या होता है कि जो हम सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। आजकल आपने सर्वे देखा होगा, सर्वे भी होता है। कौन सा सर्वे होता है? ड्रोन सर्वे होता है, या क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं इसको, टोटल स्टेशन, और एक और रोवर और सिलेंडर से अपन करते हैं। ठीक है, तो सर्वे हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं। प्लान प्रिपरेशन की क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप यूपीपीएससी में टाउन प्लानर बने, तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे को उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, और थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी मदद मिले। प्लान प्रिपरेशन टेक्निक्स रेफर टू द मेथड्स एंड प्रोसेस यूज टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ प्लान्स, वेदर दे आर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजी, अर्बन डेवलपमेंट और अदर एरिया ऑफ प्लानिंग। इफेक्टिव प्लान प्रिपरेशन इज एसेंशियल फॉर सेटिंग गोल, डिफाइनिंग स्ट्रेटजीज एंड अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स। प्लान प्रिपरेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्लान प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि हमें सबसे पहले जो है सिटी के अंदर मान लीजिए कोई चौराहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम की परेशानी आ रही है, तो हमें एक गोल सेट करना है कि हम यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाएंगे। अब उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, है ना, उसको कैसे डिजायर्ड आउटकम को रीच कर सकते हैं, ये सब प्लानिंग टेक्निक से होता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर आता है गोल सेटिंग। क्या आता है? फर्स्ट जो आता है पॉइंट, गोल सेटिंग। द फर्स्ट स्टेप इन प्लान प्रिपरेशन इज एस्टेब्लिश क्लियर स्पेसिफिक गोल्स। गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। क्या होना चाहिए कि स्पेसिफिक गोल हो कि मुझे यहाँ पर एक फ्लाईओवर प्रोवाइड करना है। मेजरेबल होना चाहिए कि हाँ इसमें मुझे 3 करोड़ का खर्चा आएगा। अचीवेबल होना चाहिए 2 साल में इसको अचीव कर सकता हूँ। रिलेवेंट होना चाहिए कि इससे जो ट्रैफिक जाम लग रहा है उसको निजात मिलेगी, और टाइम बाउंड पर्टिकुलर टाइम के अंदर मुझे वो कंप्लीट करना है। टू प्रोवाइड ए क्लियर डायरेक्शन फॉर द प्लान। दूसरा, सिचुएशन का एनालिसिस करना है। बिफोर क्रिएटिंग ए प्लान इट इज क्रूशियल टू कंडक्ट थ्रू थोरो एनालिसिस ऑफ द करंट सिचुएशन। दिस इंक्लूड्स असेसिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटन्स, है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। SWOT की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, है ना। रिलेवेंट टू दी प्लान ऑब्जेक्टिव, जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या हमें परेशानियां या जो सिचुएशन है वो उसका एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट, इन्वॉल्व रिलेवेंट स्टेक होल्डर सच एज टीम मेंबर्स, पार्टनर, कम्युनिटी मेंबर इन द प्लानिंग प्रोसेस। देयर इनपुट एंड फीडबैक कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड एनहेंस द प्लान की इफेक्टिवनेस। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं ताकि हमारा जो प्लान है उसको और इफेक्टिव हम कर सकें। डेटा कलेक्शन, गैदर रिलेवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द प्लानिंग प्रोसेस। दिस में इन्वॉल्व मार्केट रिसर्च, सर्वे, फाइनेंशियल डेटा एंड अदर सोर्सेज इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लान। उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि सर्वे कर लेंगे फाइनेंशियल डेटा कि कितना बजट अलोकेटेड है, क्या यहाँ पर वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता। ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड आइडिया जनरेशन, हम लोग कई बार मीटिंग करते हैं और प्रेजेंटेशन लेते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आइडिया जनरेशन की तरफ काम करते हैं। इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग बाय कंडक्टिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। दिस टेक्निक हेल्प जनरेट ए वाइड रेंज ऑफ आइडियाज एंड पोटेंशियल स्ट्रेटजीज। तो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है। फिर उसके बाद हम गैप एनालिसिस करते हैं। आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द करंट सिचुएशन एंड द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। अभी और फ्यूचर की स्टेट में क्या क्या गैप है उस पर हम काम कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा, या सीवेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, बदबू आने लगी है, तो उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। एनालिसिस हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डन, ब्रिज द गैप। तो गैप भरने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द कीज फैक्टर्स दैट आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द प्लान। दीज आर द एरिया एस्पेक्ट दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड फोकस। तो इसमें सबसे मेन जो आता है वो आता है आपका बजट। क्या आता है कि बजट हमें कितना अलोकेट होगा, क्या हम इस काम को आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे। इन केस अगर गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर बजट से ऊपर देने से मना कर दिया तो हम इस प्लान को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो सारा का सारा इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है SWOT एनालिसिस। एज मेंशन्ड अर्लियर, SWOT एनालिसिस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग स्ट्रेंथ्स, weakness, opportunity and threats. This provides a comprehensive view of internal and external factors affecting the plan। तो हम ओवरऑल SWOT एनालिसिस उसके अंदर कर सकते हैं।
रिस्क का असेसमेंट कर सकते हैं कि पोटेंशियल रिस्क जो है क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है, भूकंप आ सकता है, कोरोना आ सकता है, उन सबको भी हम प्लान में लेके चलते हैं और उससे उनकी कोस्ट को डेवलप करते हैं। डेवलप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। Scenario planning, consider different scenarios and potential outcome. These techniques particularly useful when dealing with uncertainty and unpredictable situation. तो हम सिनेरियो प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, कोरोना वापस आ गया तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये कोई बीमारी आ गई तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अलग अलग सिनेरियो को हम अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहता है। Benchmarking, compare the plan to industry best practice standards, the sell to performance target and identify the areas of standards. तो इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे से और उनका बेंचमार्क कर सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, डिटरमाइन द रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। सबसे मेन रिसोर्स होता है पैसा, है ना, पर्सनल जो पर्सन उसमें काम करने वाले हैं, EN, JN, XN, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लान एग्जीक्यूशन, क्रिएट ए रिसोर्स एलोकेशन प्लान टू इंश्योर दैट द नेसेसरी रिसोर्सेज आर अवेलेबल। जो नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके एलोकेशन के लिए हम प्लान बना सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप मेरे साथ टिके हुए और आपने इतना लंबा मेरा वीडियो देखा है, फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। UPPSC का पूरा कोर्स करा देंगे अगर आप टाइम से काम करोगे तो। एक्शन प्लानिंग, डेवलप ए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान दैट आउटलाइंस टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन। दिस हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। Monitoring and evaluation, establish mechanisms for ongoing monitoring, evaluation, track progress, make adjustment as needed. Key performance indicators can be used to measure the successes. तो टाइम पे जो हमने प्लान बनाया है उसको मॉनिटर करना है, उसको एवेल्यूट करना है। कुछ परफॉर्मेंस इंडेक्स हम लोग बना सकते हैं कि हाँ इतना इस टाइम में ये चीज़ हो गई। कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर्स, बाय इन develop a communication strategy to inform engage stakeholders throughout the planning process, ensuring stakeholder buy-in essential for plan success। प्लानिंग की सक्सेस में जो स्टेक होल्डर है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए आप गांव में कोई रोड निकालने गए, अब वहाँ पर सरपंच की आपने अनुमति नहीं, डायरेक्ट वो कह देगा कि यहाँ तो का खेत आ रहा है रामलाल का, है ना, तो वो परेशानी डेवलप हो सकती है, लोग वहाँ पर लड़ने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये परेशानियाँ डेवलप ना हो। कंटीजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयर फॉर अनफोर्सिन इवेंट्स और सेटबैक्स बाय क्रिएटिंग कंटीजेंसी प्लान। दिस प्लान आउटलाइन अल्टरनेटिव एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ ओरिजिनल प्लान एनकाउंटर्स अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स। तो कंटीजेंसी में कर जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स आते हैं, परेशानियाँ आती है, उनके लिए हम अल्टरनेटिव एक्शन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। फीडबैक लूप्स, establishing feedback mechanisms to continuously gather input data during plan implementation. This allows real time adjustment and improvements. तो आप फीडबैक लूप्स का ध्यान रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो है रियल टाइम एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमें ये काम करना ज़रूरी है। रियल टाइम में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आप जब शुरू में प्लान करते हो तो कुछ अलग होता है और जब एंड रिजल्ट आता है तो वो कुछ अलग होता है। डॉक्यूमेंटिंग द प्लान, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट द प्लान इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन डिटेल, कहाँ कहाँ पर आपने चेंज किए, स्टेक होल्डर्स सबको पता होना चाहिए, है ना। रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा जो है एक डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए एज ए टाउन प्लानर। Training and skill development, if the plan involves changes in skills or processes, providing training and skill development programs to ensure that the members can execute the plan effectively। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब AN JN आप गवर्नमेंट जॉब में लगे, अब मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंश्योर दैट द प्लान एड्रेस द ऑल रिलेवेंट लॉ, रेगुलेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो जो भी प्लान आप बना रहे हैं उसमें ना तो एनवायरनमेंट वाले कुछ दिक्कत करने चाहिए, ना ह्यूमन वाले दिक्कत करने चाहिए, है ना। तो प्रॉपर लीगल होना चाहिए और रेगुलेटरी अलायंस मतलब रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं उनसे उनका बोल सकते हैं कि इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए और उनकी जो भी उनके रेगुलेशंस हैं उनको वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन करना पड़ेगा। सब्सक्राइब, ठीक है, तो ही मज़ा आएगा दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लंबे लंबे लेक्चर अब बना रहा हूँ, थोड़े से लंबे लेक्चर होंगे, देखने पड़ेंगे क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।